Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Gaming Physics। आज बच्चों हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और स्केलर को वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद टाइम रहेगा तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और उसके आगे बढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स बहुत सारे टाइप के हैं। हम केवल उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो जनरली हमारे न्यूमेरिकल्स में वर्ड यूज होते हैं। उनसे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट टाइप, कोलिनियर वेक्टर। व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर क्या है बेटा? अगर दो वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं या पैरेलल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। यानी कोलिनियर वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर्स along same straight line, same straight line, ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अब दो कंडीशन हो सकता है। सेम लाइन के अलोंग होने का मतलब क्या हुआ? या तो पैरेलल हो सकते हैं या तो एंटी पैरेलल हो सकते हैं। तो पहले काइंड पे आते हैं। अगर वो पैरेलल है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर। सो लाइक वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, यानी वो वेक्टर जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर। इसी कोलिनियर वेक्टर का सेकेंड टाइप इज अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर वेक्टर्स यानी कम से कम दो वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर, वेक्टर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक वेक्टर। या इसी का एक और नाम नोट कर लो, एंटी पैरेलल वेक्टर। लाइक वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा भाई? थीटा इज इक्वल टू 0। अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप पे आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर
कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? द वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ही बोर्ड एक प्लेन है, तो अब इस प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। सो कोप्लेनर वेक्टर्स आर वेक्टर्स lying in same plane। तो सेम प्लेन में जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। उनके बीच का एंगल 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बस एक ही है कि सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे सपोज कर ले, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है, इसमें जितने वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर। अब ये एक प्लेन ले ले, तो यहाँ पे इस प्लेन में जितने वेक्टर लाई करेंगे वो कोप्लेनर वेक्टर्स, इस प्लेन में जितने वेक्टर्स लाई करेंगे इधर वाले में उसको भी कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे, और इस प्लेन में जितने वेक्टर्स लाई करेंगे वो भी कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से कोप्लेनर वेक्टर का केवल एक ही कंडीशन है कि वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड थर्ड टाइप पे आते हैं। तो थर्ड टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप जीरो वेक्टर और इसी का एक और नाम है बेटा नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर कहते हैं। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है? इज वेक्टर whose magnitude इज 0, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। यानी स्केलर क्वांटिटी में अगर हम चले जाए तो जैसे 0 होता है वैसे वेक्टर क्वांटिटी में भी 0 वेक्टर होता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? 0 होता है। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ निगेटिव वेक्टर। सो निगेटिव वेक्टर क्या है? निगेटिव वेक्टर तो सपोज करिए एक वेक्टर ए है, दिस इज अ वेक्टर ए। अब दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? निगेटिव वेक्टर। तो ए का निगेटिव वेक्टर क्या होगा भाई? माइनस ए। ए का निगेटिव वेक्टर माइनस ए। अब वेक्टर ए को उसके निगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा भाई? नल वेक्टर। किसी भी वेक्टर ए को उसके निगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करें, सो वी विल गेट नल वेक्टर। नल वेक्टर को 0 से रिप्रेजेंट करते बेटा ऊपर एरो लगाना जरूरी है ये दिखाने के लिए कि ये नल वेक्टर है। अभी हमने समझाया नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता, यूनिक नहीं होता है। जैसे इस केस में देखें,
तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है। अब नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ये डिफाइन नहीं कर सकते, ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। अगर ए वेक्टर डायरेक्टली थोड़ा सा अगर माइनस ए से बड़ा होता तो उस केस में क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है इस वेक्टर का। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए इससे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों का जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते नल वेक्टर को। दिस इज द रीजन वी से दैट डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। देन फिफ्थ पे आते हैं, प्रॉपर वेक्टर। सो प्रॉपर वेक्टर किसको कहते हैं भाई, ऑल वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट 0। जितने भी वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता है, दे आर नोन एज प्रॉपर वेक्टर। देन नेक्स्ट सिक्स्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर तो जैसा नाम से क्लियर बेटा, जितने भी वेक्टर हैं उनका जो नाम रखा गया उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा गया। जैसे निगेटिव वेक्टर, वेक्टर का निगेटिव, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, लाइक वेक्टर उतना क्लियर नहीं है लेकिन पैरेलल वेक्टर जो वेक्टर्स पैरेलल हो, अनलाइक वेक्टर उतना नाम क्लियर नहीं है लेकिन उसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उसी तरीके से यूनिट वेक्टर क्या है, इज डिफाइंड एज वेक्टर whose magnitude is 1। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये क्या करता है भाई, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। यूज इसका ये है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड 1 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। सपोज देयर इज अ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है, दिस इज अ वेक्टर ए। तो अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसमें इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। भाई कोई वेक्टर ए है, उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो अब बचेगा क्या, यूनिट आएगा और डायरेक्शन बचेगा। अच्छा अभी हमने कहा इट हैज नो यूनिट, क्यों नहीं यूनिट होता भाई, जब इसके मैग्नीट्यूड में उसी से हमने डिवाइड कर दिया तो यूनिट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी भी वेक्टर के अलोंग
अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये वेक्टर बी है, अब इस वेक्टर बी के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बी कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया। तो इसका वेक्टर ए का इस केस में देखिए डायरेक्शन क्या, ड्यू ईस्ट, और वेक्टर यूनिट वेक्टर बी का इस केस में डायरेक्शन क्या, ड्यू साउथ। अब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर असाइन किए गए बेटा, और वो हमको याद होना चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड वही यूनिट यूज किया जाता है। सो पहला यूनिट वेक्टर है आई कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है जे कैप, तीसरा यूनिट वेक्टर है के कैप। आई कैप का क्या है डायरेक्शन, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, या फिर जनरली हम कह सकते हैं ड्यू ईस्ट। तो आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा प्लस एक्स एक्सिस या ड्यू ईस्ट को, जे कैप किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग वाई एक्सिस, या फिर कह सकते हैं ड्यू नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देन के कैप अलोंग जेड एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब नेगेटिव वेक्टर यानी माइनस आई कैप किधर होगा भाई, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग या ड्यू वेस्ट। माइनस जे कैप किधर होगा, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग या ड्यू साउथ। माइनस के कैप अलोंग माइनस जेड एक्सिस या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो तीन यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिवर्सली इनका डायरेक्शन फिक्स है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको यही डायरेक्शन मान के चलेंगे। तो अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। जैसे सपोज कर लो हमको एक वेलोसिटी वेक्टर लिखना है 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको इतना लंबा नहीं लिखना होगा, हम केवल ये लिख देंगे 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जे कैप ड्यू नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल ले ले, कोई फोर्स है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन along माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, हमको ये इतना लंबा चौड़ा चीज नहीं लिखना होगा, हम लिखेंगे माइनस जेड एक्सिस क्या हो जाएगा भी, माइनस के कैप हो जाएगा। तो माइनस 10 के कैप न्यूटन। सो दिस इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो केवल 4 डायरेक्शन दिया, अब बीच में कोई है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बीच में इस डायरेक्शन में वेक्टर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बच्चों हम आगे पढ़ेंगे।
पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम बताएंगे कि आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो टाइप का प्रोडक्ट होता, वेक्टर का विद वेक्टर, और उसके पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी विद वेक्टर। भाई स्केलर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई आप जानते हैं, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, सो 4 मीटर स्क्वायर, ये तो आपने सीखा हुआ ऑलरेडी। कोई भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होता है जो आप जानते हैं, जो सिंपली हम करते हैं। लेकिन स्केलर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन भाई। सो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर, ये हम कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका रूल है। इसको विद एग्जाम्पल हम सपोज समझा रहे हैं तुम लोगों को। ये होगा, सपोज करो एक वेक्टर ए है और उसमें एक स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, m का मल्टीप्लीकेशन करेंगे वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में। भाई मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी है ना, और डायरेक्शन वही रहेगा जो वेक्टर a का, यानी a कैप कह दे। a कैप क्या, वेक्टर a का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा, तो डायरेक्शन वही रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट हमने दिखाया है। अब दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन हमने यहां पे दिखाया। अब 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, किधर भाई, ड्यू ईस्ट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्केलर क्वांटिटी का हमने किस में मल्टीप्लिकेशन किया, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लिकेशन किया। ऐसे ही मान लो हमको -3 टाइम्स वेक्टर v निकालना है, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी -3 है, इसका हम वेक्टर v के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। डायरेक्शन यहां पे लिखेंगे ड्यू ईस्ट। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और ये देखो तो ये आ गया -60 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। इसको ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा अगर हम लिखें 60 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। तो ये ड्यू वेस्ट होगा। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा, कि ड्यू ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने जो 2 एग्जांपल लिया है, इसमें जो स्केलर क्वांटिटी लिया था वो प्योर नंबर था, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वही रहा, डायरेक्शन हमेशा वही रहेगा, यूनिट वही रहा। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये यूनिट चेंज कर सकता है अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई यूनिट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फार्मूला हमने 9th में पढ़ा हुआ, F इज इक्वल टू ma। a क्या है भाई, एक्सेलरेशन, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एम क्या है, मास यूनिट होता है केजी, एम स्केलर क्वांटिटी है। इस दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनेगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो यहाँ पे इस वेक्टर का डायरेक्शन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। इसी पे अगर हम क्वेश्चन कहें कि अ बॉडी ऑफ 5 kg is moving with constant acceleration of 10 meter per second square due north. Find out net external force acting on it. ये हमको करना है, तो फार्मूला हम यही यूज करेंगे। मास कितना दिया हुआ, 5 kg, सो 5 इंटू, अब ये वेक्टर क्वांटिटी बेटा, इस वेक्टर को हम लिखें तो ये है 10 यूनिट, हम नहीं लिख रहे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, कैपिटल एन मीन्स नॉर्थ, तो ये हो गया। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसका इस वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसका इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां पे क्या आया 50। अब ये जो क्वांटिटी आई इसका यूनिट चेंज कर गया बेटा, न्यूटन हो गया ड्यू नॉर्थ, ये कैपिटल एन नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन वही रहेगा बेटा, केवल स्केलर का वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर। अब वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसको करने के पहले एक चीज थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, वो है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। क्या भाई, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पे दो ही चीज हो सकती है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों सेम नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। अब जो दो अनइक्वल वेक्टर हैं उसमें से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा वेक्टर है कौन सा छोटा वेक्टर है। एक एग्जांपल लेके इसको हम समझाते हैं। सपोज करिए हम तीन वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। दूसरा वेक्टर हमने ले लिया b इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट।
तीसरा वेक्टर हमने ले लिया 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। चौथा वेक्टर ले लिया -2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। पांचवा वेक्टर ले लिया 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। अब यहां से हम देखते बेटा, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। These two vectors are equal. Vector A is equal to vector B. दो वेक्टर को हम इक्वल कब कहेंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। सेकेंड पॉइंट हम देखें, वेक्टर A is not equal to वेक्टर C। वेक्टर ए वेक्टर सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब वेक्टर ए वेक्टर सी के इक्वल नहीं है, तो हम नहीं बता सकते इसमें से कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है। यानी अगर हम ऐसे लिखें जैसा जनरली आपको लगेगा, वेक्टर सी इज ग्रेटर देन ए, सो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग कहना होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। दो वेक्टर अगर इक्वल नहीं है, वो दो ही चीज हो सकता है, या तो इक्वल होंगे या तो अनइक्वल होंगे। अब अनइक्वल हो गए तो हम ये नहीं बता सकते कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है। हाँ, ये सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। दिस इज राइट, ये राइट है। वेक्टर सी वेक्टर ए से बड़ा कहना गलत है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए से बड़ा है, ये सही है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं, जैसे जनरली ऐसा दिमाग में आएगा, वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ई। वेक्टर सी वेक्टर ई के इक्वल नहीं है, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो इक्वल नहीं हो सकते। अब इसमें से कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है, इसमें आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लग भी रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इसमें तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ई, डायरेक्शन अलग अलग है। तो फर्दर हम कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकते, ना तो हम ये कह सकते कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी, या ए इज ग्रेटर देन सी, या वेक्टर ए इज वेक्टर लेस देन सी, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। अब आते हैं भाई प्रोडक्ट पे। वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो वेक्टर का दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन बेटा, क्यों वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट दो टाइप का किया गया। तो इस दोनों को हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज कर लो दो वेक्टर ले लें, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। टेल टू टेल मीट कर रहे हैं तो यही एंगल थीटा होगा।
दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड ए, एक का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सो स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इफ quantity obtained by product of two vectors is scalar quantity, then it is known as स्केलर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ भाई? फिजिक्स के अंदर बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी जो ऑब्टेन हो रहा है दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, अगर वो स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं भाई? स्केलर प्रोडक्ट। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हुए? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, क्या? ए डॉट बी। इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। अब अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसके लिए फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला। यानी स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एग्जाम्पल हमने इसका बताया, W इज इक्वल टू F डॉट S। आप लोगों ने क्लास 9th में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, लेकिन अब 11th में ऐसे पढ़ना होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यही प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है अगर
दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे भाई? वेक्टर प्रोडक्ट। और फिजिक्स में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पे दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले इसके डिफिनीशन और फार्मूले को समझ लेते बेटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या भाई? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? इफ क्वांटिटी obtained by product of two vectors is also a vector, then it is known as वेक्टर प्रोडक्ट। उस केस में इसको हम क्या कहेंगे भाई? वेक्टर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो क्वांटिटी ऑब्टेन हुआ वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ राइट ऑन फर्दर, as it is represented by क्रॉस। क्रॉस के सिंबल से, ये है क्रॉस का सिंबल, इसको इनटू नहीं पढ़ेंगे बेटा। एज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, सो it is also known as क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, कैसे हम इसको अचीव करेंगे, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते बेटा। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं जो फिजिक्स में आगे आएंगे, लेकिन उन क्वांटिटीज के बारे में आप उतना नहीं जानते हैं, तो एक क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली ये होता क्या है, हम एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। जैसे कोई दरवाजा हम खोलते हैं तो हम उसके हैंडल पे फोर्स लगाते हैं और दरवाजा रोटेट करता है। रोटेशन टॉर्क के वजह से होता है। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है डोर, जो हिंजेस होते हैं उनके अबाउट रोटेट करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। यानी
यहाँ पे कोई चीज है, एक रॉड है, यहाँ पे हिंज किया गया, यानी ये रॉड हम ले लें और ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। हिंज करने का मतलब रोटेट कर सकता है। इसके ऊपर यहां पे हम फोर्स लगा दें ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स यहां पे लग रहा है और ये जो डिस्टेंस है इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये फोर्स लग रहा है, तो इसी के वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा। क्या करेगा भाई? ऐसे रोटेट करेगा। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, TAU, टाउ, टाउ नहीं भाई, क्या पढ़ेंगे? टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा? वेक्टर R और वेक्टर F का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। और चूंकि क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब किया कैसे जाता है, इसका फार्मूला क्या, वो हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं भाई। तो सपोज कर लो एक वेक्टर है ये A और दूसरा वेक्टर B। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B और दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब A क्रॉस B होगा क्या? A क्रॉस B, तो इसका फार्मूला होता है बेटा AB साइन थीटा। क्या भाई? AB साइन थीटा। लेकिन ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ, अब इसका डायरेक्शन भी हमको रिप्रेजेंट करना है। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यहां पे यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं एन कैप। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा क्या, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा भाई? एन कैप। तो इसी में डेफिनेशन में आप आगे लिखिए where n cap is a unit vector representing, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? A क्रॉस B का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने से तो क्या होगा डायरेक्शन, वो हमको पता नहीं चल रहा। वो होगा क्या? इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते बेटा। एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो हमको कैसे मिलेगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से। यानी एन कैप राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? ये हमने राइट हैंड ले लिया, अपने फिंगर्स को एक डायरेक्शन में कर दिया और थंब को उसके परपेंडिकुलर। अब A क्रॉस B कह रहा है तो अपने चारों फिंगर को A के डायरेक्शन में रखेंगे, ये A के डायरेक्शन में हो गया। और फिर B के डायरेक्शन में फिंगर को बेंड करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही एन कैप का डायरेक्शन होगा।
या वही A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा भाई, वर्टिकली आउटवर्ड। किधर हो गया, वर्टिकली आउटवर्ड। कैसे रोटेट करेंगे, A से B की तरफ फिंगर को ले जाएंगे। कौन सा एंगल, जो एंगल 180 से कम होगा। ये नहीं कि एक एंगल तो ये भी है, तो आप A क्रॉस B ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बेटा। दो वेक्टर जब टेल टू टेल मीट कर रहे होंगे तो उनके बीच का एंगल कौन सा होगा, जो 180 से कम है। तो A क्रॉस B करने के लिए हम क्या करेंगे, A की तरफ फिंगर कर लेंगे और B की तरफ बेंड करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे ये ले ले, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, A वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये दिख रहा है सबको। वेक्टर A इस डायरेक्शन में और वेक्टर B इस डायरेक्शन में। तो A क्रॉस B ऐसे हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री 180 से कम है। तो A की तरफ कर लिया हमने, क्योंकि A क्रॉस B करना, तो चारों फिंगर को किधर किया, A की तरफ, और B की तरफ बेंड कर रहे हैं। तो जो थंब का डायरेक्शन हुआ वो A क्रॉस B का डायरेक्शन हुआ। अगर मान लो वेक्टर A इधर है और वेक्टर B इधर है, अब A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने चारों फिंगर A की तरफ किया और फिर B की तरफ बेंड करे, तो ये ऐसे है। तो अब A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, इधर हो गया, इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड कहें तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से हम A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालते हैं। अब यहां से हम देखें बेटा, तो जो A क्रॉस B का डायरेक्शन है वो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के परपेंडिकुलर है। भाई अगर हम देखें तो A और B दोनों वेक्टर इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन किधर गया, बोर्ड के परपेंडिकुलर गया। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या हम कह सकते हैं कि A और B जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही B क्रॉस A देखें तो ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, तो इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। अगेन वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन। कैसे हम A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालते हैं, ये चीज यहां तक हम लोगों ने कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्या किया बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर कितने टाइप के ये हमने किया। फिर उसके अलावा हमने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर किया। दो वेक्टर या तो इक्वल हो सकते हैं या तो अनइक्वल हो सकते हैं। अगर अनइक्वल हो गए तो उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम नहीं बता सकते। उसके अलावा हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज विद वेक्टर, फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, जो कि दो टाइप का, ये हमने डिस्कस किया। एक नोट आप लिख लीजिए, और नोट ये है, डिवीजन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। क्या भाई, इज नॉट डिफाइंड, यानी वेक्टर में डिवीजन होता ही नहीं है। अगर ऐसा आपने कहीं पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है, अदरवाइज जनरली क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो वेक्टर ए है, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से तो डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर डिवाइड नहीं कर सकता। यानी हमारा कहने का मतलब क्या बेटा, स्केलर में वेक्टर डिवाइड नहीं कर सकता है, ये गलत मैथमेटिकल ऑपरेशन है। या फिर वेक्टर में वेक्टर डिवाइड नहीं कर सकता है, ये भी गलत एक्सप्रेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी वेक्टर कभी डिवाइड नहीं करता है,
स्केलर डिवाइड कर सकता है वेक्टर में। सो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस, सिंपल एप्लीकेशंस कैसे होते हैं वो करेंगे। देन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे आएंगे और फिर उसके आगे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो टिल देन you study hard, stay blessed, stay healthy. Next we will meet on next turn. Okay, so Godspeed and thank you.